नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, हमारे चारों ओर मौजूद हर वस्तु जैसे हवा, पानी, मिट्टी, किताब और हमारा शरीर किसी न किसी मैटर से बनी होती है। वैज्ञानिकों ने जब मैटर का अध्ययन करना शुरू किया तो ये प्रश्न उठा कि आखिर मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसी खोज के दौरान एटम की अवधारणा सामने आई। शुरुआत में डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के अनुसार एटम को अविभाज्य और नष्ट न होने वाला कण माना गया। उस समय यह माना जाता था कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता और वो पूरी तरह सॉलिड होता है। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे ये पता चला कि एटम वास्तव में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। 19वीं सदी के अंत तक ये स्पष्ट हो गया कि एटम के अंदर और भी छोटे कण मौजूद हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। इन खोजों ने पुराने विचारों को चुनौती दी और एटम की स्ट्रक्चर को नए तरीके से समझने की आवश्यकता पैदा की। एटम की स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, जबकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कण होते हैं। यही ज्ञान हमें केमिकल बॉन्डिंग को समझने में मदद करता है, जिसके कारण अलग अलग एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होने का कारण भी एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर ही है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स प्रस्तुत किए और एटम की स्ट्रक्चर को धीरे धीरे समझा। यह अध्याय न केवल एटम के बारे में ज्ञान देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि साइंस कैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग के माध्यम से लगातार आगे बढ़ती रहती है। बच्चों, अब हम एटम की स्ट्रक्चर को समझने की दिशा में पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। आपने अपने डेली लाइफ में कई बार ऐसे अनुभव किए होंगे जब किसी वस्तु को रगड़ने पर वह अचानक अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। उदाहरण के लिए, जब हम सूखे बालों में प्लास्टिक की कोम रगड़ते हैं तो कोम बालों को अपनी ओर खींचने लगती है। इसी तरह जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं। ये फिनोमिना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैटर के अंदर जरूर कुछ ऐसे कण मौजूद हैं जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। पहले यह माना जाता था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने यह साफ कर दिया कि मैटर चार्ज को गेन या लूज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं। यहीं से वैज्ञानिकों का ध्यान एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर गया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन से हैं और एटम के अंदर कैसे मौजूद हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसे वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से खोजा। इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि कैथोड रेज वास्तव में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्ट्रीम होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास इतना छोटा होता है कि इसे एटम के मास के कंपैरिजन में लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने यह साबित कर दिया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे कण मौजूद हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने पॉजिटिव चार्ज की खोज की। गोल्डस्टाइन ने कनाल रेज एक्सपेरिमेंट के दौरान पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया। आगे चलकर इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लेकिन साइन में ऑपोजिट होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 टाइम्स अधिक होता है, जिससे एटम के मास में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक होता है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्टिकल की खोज हुई जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसे जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, यानी यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने एटम की स्ट्रक्चर को पूरी तरह क्लियर कर दिया। इन सभी डिस्कवरीज से ये कंक्लूसिवली प्रूव हो गया कि एटम डिविजिबल है और ये 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तब वैज्ञानिकों के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कहां और कैसे मौजूद हैं। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैज्ञानिक जे टॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर का पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे टॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम या आम भाषा में प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है।
यह मॉडल उस समय उपलब्ध एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पर आधारित था और एटम को समझने की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जाता है। इस मॉडल के अनुसार एटम को एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना गया। थॉमसन ने कल्पना की कि यह पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में समान रूप से फैला हुआ है। इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पुडिंग के अंदर प्लम या केक के अंदर रेजन्स होते हैं। इसी एनालॉजी के कारण इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। थॉमसन ने यह भी बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें मौजूद टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। इस एक्सप्लेनेशन से यह स्पष्ट हुआ कि एटम बाहर से न्यूट्रल दिखाई देता है जबकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। हालांकि जैसे जैसे नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, इस मॉडल की लिमिटेशन सामने आने लगी। यह मॉडल यह एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या वो किसी पर्टिकुलर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं। सबसे बड़ी कमी यह थी कि ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन लिमिटेशंस के कारण थॉमसन्स मॉडल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह एटम की स्ट्रक्चर को समझने की दिशा में एक वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्टेप माना जाता है। बच्चों, थॉमसन्स मॉडल की लिमिटेशंस को समझने के बाद वैज्ञानिकों को एटम की स्ट्रक्चर को और गहराई से समझने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी उद्देश्य से महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत पतली गोल्ड फॉइल पर तेज गति से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया और यह ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल्स फॉइल से टकराने के बाद किस प्रकार बिहेव करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बहुत ही सरप्राइजिंग थे। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी रुकावट के सीधे गोल्ड फॉइल से निकल गए। इससे ये संकेत मिला कि एटम का बहुत बड़ा हिस्सा खाली होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि एटम के अंदर कोई ऐसा रीजन है जहां पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो पूरी तरह से वापस लौट आए। यह ऑब्जर्वेशन इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि एटम के सेंटर में एक बहुत छोटा लेकिन हैवी और पॉजिटिवली चार्ज रीजन मौजूद है। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि एटम का अधिकांश भाग एम्प्टी स्पेस होता है। एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है जिसे न्यूक्लियस कहा गया। एटम का लगभग सारा मास और पॉजिटिव चार्ज इसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हालांकि रदरफोर्ड्स मॉडल एटम की स्ट्रक्चर को समझाने में काफी यूजफुल था, लेकिन इसमें भी कुछ सीरियस लिमिटेशंस थी। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते हैं और उन्हें धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो एटम स्टेबल ही नहीं रह पाता, लेकिन वास्तविकता में एटम स्टेबल होता है। रदरफोर्ड्स मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए आगे एक नए मॉडल की आवश्यकता पड़ी। बच्चों, रदरफोर्ड्स मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन न कर पाना थी। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक नील्स बोर ने एटम की स्ट्रक्चर का एक नया और रिफाइंड मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोर्स मॉडल ऑफ द एटम कहते हैं। बोर ने क्वांटम आइडियाज को एटम की स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रैंडमली नहीं घूमते, बल्कि वे केवल कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में ही रिवॉल्व करते हैं। इन फिक्स्ड पाथ्स को एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहा जाता है। इन शेल्स को KLMN या मैथमेटिकल फॉर्म में n = 1, 2, 3, 4 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हर शेल की एनर्जी अलग अलग होती है और न्यूक्लियस के पास वाली शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। बोर ने यह भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा होता है, तब वह एनर्जी लूज नहीं करता। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं है और एटम स्टेबल बना रहता है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी एनर्जी अब्सॉर्ब या अमिट करता है जब वो एक शेल से दूसरी शेल में जंप करता है। ये कॉन्सेप्ट एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में बहुत सक्सेसफुल रहा। बोर्स मॉडल का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इसने एटम की स्टेबिलिटी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। इसी मॉडल की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी को समझ पाते हैं। हालांकि यह मॉडल सभी एटम्स के लिए परफेक्टली अप्लाई नहीं होता,
फिर भी क्लास 9 लेवल पर एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों, अब हम ये समझने जा रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार अलग अलग शेल्स में अरेंज होते हैं। बॉ और बरी नाम के वैज्ञानिकों ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इन्हें बॉ बरी रूल्स कहा जाता है। ये रूल्स हमें एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर को सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से समझने में मदद करते हैं। बॉ बरी रूल्स का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये बताता है कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या 2n² से अधिक नहीं हो सकती, जहां n उस शेल की नंबर को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, शेल्स की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए पहली शेल यानी के शेल n=1 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दूसरी शेल यानी एल शेल n=2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरी शेल यानी एम शेल n=3 में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एटम की आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कभी भी 8 से अधिक नहीं हो सकती। यही रूल ऑक्टेट रूल की फाउंडेशन बनता है। तीसरा रूल ये बताता है कि शेल्स को हमेशा अंदर से बाहर की ओर फिल किया जाता है, यानी पहले इनर शेल्स पूरी तरह भरती है, उसके बाद ही आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इन रूल्स की मदद से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं, जो आगे चलकर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत यूजफुल होती है। बच्चों, अब हम वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंसी का अर्थ है एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो क्षमता जिससे कोई एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ सकता है। ये पूरी तरह से एटम की आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। एटम हमेशा स्टेबल बनने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी आउटर शेल को कंप्लीट करना चाहता है। वैलेंसी ये बताती है कि एटम को स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन या शेयर करना पड़ेगा। यदि किसी एटम की आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वह आमतौर पर उन्हें लूज कर देता है। यदि आउटर शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन या शेयर करता है। जिन एलिमेंट्स की आउटर शेल पहले से ही कंप्लीटली फिल्ड होती है, वे केमिकली इनर्ट होते हैं, जैसे नोबल गैसेस। उदाहरण के लिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। इसे स्टेबल बनने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होती है। इसे आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। बच्चों, अब हम एटम की स्ट्रक्चर से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, जिसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर कहा जाता है। किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए ये दोनों नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर का अर्थ है एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है और यही नंबर उस एलिमेंट की आइडेंटिटी तय करता है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर बदल जाए तो वो एलिमेंट भी बदल जाता है। अब हम मास नंबर को समझते हैं। मास नंबर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल संख्या को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए मास नंबर की कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। एटम का लगभग सारा मास न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए मास नंबर एटम के मास का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये समझना भी जरूरी है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, लेकिन कभी कभी मास नंबर अलग हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट से आगे चलकर हम आइसोटोप्स को समझते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सही नॉलेज हमें एटम की स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और केमिकल बिहेवियर को समझने में बहुत मदद करता है। बच्चों, अब हम आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो एटम की स्ट्रक्चर से जुड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइसोटोप्स वे एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका अर्थ यह है कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है,
लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं। आइसोटोप्स के कई प्रैक्टिकल यूजेस भी होते हैं। यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट आइसोटोप्स का उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। आयोडीन आइसोटोप्स का उपयोग थायराइड डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस प्रकार आइसोटोप्स साइंस और मेडिसिन दोनों में बहुत यूजफुल है। बच्चों, अब हम एटम की स्ट्रक्चर से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, जिसे आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोबार्स वे एटम्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। इसका अर्थ यह है कि इन एटम्स में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद टोटल पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या अलग होती है, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और वे अलग अलग एलिमेंट्स कहलाते हैं। आइसोबार्स को समझने के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है, कैल्शियम और आर्गॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों एटम्स का मास लगभग समान होता है, लेकिन उनकी केमिकल आइडेंटिटी अलग होती है। आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं क्योंकि केमिकल बिहेवियर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मास नंबर सेम होने के बावजूद एलिमेंट्स अलग क्यों होते हैं। बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम अध्याय के कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। यह अध्याय साइंस के विकास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को दर्शाता है। शुरुआत में डाल्टन ने एटम को इंडिविजिबल माना था, लेकिन आगे चलकर एक्सपेरिमेंट्स ने यह सिद्ध कर दिया कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने एटम की स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एटम को समझाने के लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स प्रस्तुत किए। थॉमसन्स मॉडल ने एटम की न्यूट्रलिटी को समझाया, रदरफोर्ड्स मॉडल ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और बोज मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। इन सभी मॉडल्स ने मिलकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया। इस अध्याय के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्यों अलग अलग होती है और मैटर स्टेबल कैसे रहता है। वैलेंसी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जैसे कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री की फाउंडेशन बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स न केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम को समझने में मदद करते हैं, बल्कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पदार्थों के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार स्ट्रक्चर ऑफ द एटम केवल एक थियोरेटिकल टॉपिक नहीं है, बल्कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की एक मजबूत कॉर्नरस्टोन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।